हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आपकी इस चैनल पे तैयारी आपकी यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की पेपर 1 की और साथ ही पेपर 2 की एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs जो कि जून 2023 की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। और ये जो सवाल बने थे ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। ठीक है, तो जो जून 2023 की परीक्षा थी तो कम्युनिकेशन के सवाल जो यहाँ से बने थे वो आपके एकदम डिफरेंट लेवल के थे। इससे पहले इस तरह के सवाल नहीं आए थे, है ना। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है उसमें। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि वीडियोस तो मैं ऐसे ही अभी और भी वीडियोस कंप्लीट हो रही हैं तो ऐसे ही मैं आपको देती जाऊंगी और फिर नोटिफिकेशन आपको कई बार यूट्यूब फिर नहीं भेजता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन को आप सबसे अच्छा तरीका है इसको पढ़ने का कि आप PYQs लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि देखिए कभी भी कम्युनिकेशन के जो सवाल हैं वो अकेले कम्युनिकेशन यूनिट से नहीं बनते हैं, ये आपको रिलेट करके पूछे जाते हैं, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करके पूछे जाएँ, चाहे ICT से संबंधित करके पूछे जाएँ। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन के जो सवाल बनते हैं या इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उनके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जून 2023 में इस तरह के सवाल बने थे और आज से हम PYQ सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं, किससे, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन की जो सीरीज़ है पार्ट 1 है और इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन की सीरीज़ ऐसे मिलती जाएगी। जो आपका 2019 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, पेपर आ चुके हैं, वो सारे मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, साथ में रिलेट करके चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए तो बेनिफिट है ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रणेता मतलब ओपिनियन लीडर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपिनियन लीडर की बात हो रही है कि उस तक और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण, मतलब एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस, कोई आपकी टारगेट ऑडियंस है। मतलब देखिए यहाँ पर दो समूह काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक तो आपका हो गया ओपिनियन लीडर पहले नंबर पे और दूसरा है आपका टारगेट ऑडियंस, है ना। तो ये कह रहा है कि यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से ओपिनियन लीडर्स तक एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस और फिर उससे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है ना। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि ये जो है दो समूहों में जो है जाके और मतलब इंफॉर्मेशन पहुंच रही है ना। टारगेट ऑडियंस आपकी कुछ होगी और ओपिनियन लीडर। अब ये समझिए कि ये तो आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि ये ओपिनियन लीडर क्या होता है। ओपिनियन लीडर वे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो अपनी राय से लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राय प्राप्तकर्ता मतलब जिसको जो है मतलब ओपिनियन चाहिए, है ना। जैसे कि हम आप हैं, ये हम क्या हैं, टारगेट ऑडियंस होते हैं। ठीक है ना, तो हमको क्या है, एक राय चाहिए, हम रिसीवर हैं, मतलब राय के मामले में रिसीवर हैं, तो हम इनको विश्वसनीय मानते हैं और विशेष क्षेत्र में उनके प्रति क्या है, सम्मान भी हमारा रहता है। तो अब ये कौन हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहें कोई दोस्त हो सकता है जिसकी बात अगर वो कहे तो वो हाँ वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल भरोसा कर लेते हैं, तो ये होता है ओपिनियन लीडर। कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता है, प्रसिद्ध अभिनेता, आपका कोई रोल मॉडल हो और उसने अगर कोई चीज़ कह दी, जैसे कि कपिल देव कहते हैं ना, वो बूस्ट का आता था जो है एडवर्टीजमेंट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। तो मतलब बूस्ट अच्छा है, हमें लगा कि हाँ कपिल देव जी कह रहे हैं तो ये अच्छा है, हमने उसको लिया, है ना, और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं कि हम मतलब टारगेट ऑडियंस तक किस तरह से ओपिनियन लीडर के द्वारा सूचना को पहुंचाया जा रहा है।
कोई राजनेता हो सकता है, कोई अभिनेता हो सकता है, कोई वेबसाइट, ठीक है, कोई कंपनी का CEO हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें देखिए ये जो होता है ना प्रोसेस, ये होता है 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक प्रकार की थ्योरी है। 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मास मीडिया टू मास ऑडियंस। मतलब जैसे कि इसमें बताया ना आपको कि एक ओपिनियन लीडर के द्वारा टारगेट ऑडियंस कितनी है, बहुत सारी है आपकी, मास के रूप में है ना, मास ऑडियंस है आपकी। तो ये जो पीपल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ ओपिनियन लीडर एंड मास मीडिया। तो जब हम जैसे तक जो चीज़ें आती हैं, इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं ओपिनियन लीडर के थ्रू और मास मीडिया के थ्रू, है ना। मास मीडिया जो कि जनसंचार के साधन है, टीवी में उनको दिखाया जा रहा है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ये बूस्ट का प्रचार हो रहा है, तो हमको टीवी में हमने देखा और हम उससे प्रभावित हुए। तो ये क्या हुआ, 2 स्टेप फ्लो हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो ये प्रोसेस है ये आपका होता है। कौन सी प्रक्रिया कहला रही है, तो 2 स्टेप फ्लो है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल बन रहे हैं जिसमें कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ ऑडियंस फॉर एनालॉग मीडिया। मतलब एनालॉग मीडिया के श्रोतागण के मामले में, ठीक है, इन केस ऑफ ऑडियंस की बात कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ऑडियंस की बात कर रहा है, इसको चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका फरवरी में पूछा गया था, जो फरवरी 2023 की परीक्षा हुई थी, कि एनालॉग मीडिया इज प्राइमरली डिराइव फ्रॉम, जो एनालॉग मीडिया है कहाँ से व्युत्पन्न होती है। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए थे, लेकिन इसलिए मैं आपको रिलेट करके चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि जिससे कि ये पता लगे कि ये क्वेश्चन पहले भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, अभी थोड़ा और टफ बना दिया, है ना। तो देखिए जो ये क्वेश्चन था ना कि एनालॉग मीडिया इज प्राइमरली डिराइव फ्रॉम, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए थे न्यूज़पेपर है, दूसरा है ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तीसरा है कंप्यूटर और चौथा दिया था मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। तो इसका आंसर था ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना। तो एनालॉग की अगर हम बात करें, एनालॉग मीडिया, तो इसमें एनालॉग जो टेक्नोलॉजी है, इसमें यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं, मूल जानकारी के अनुरूप या समान होते हैं। एनालॉग से मतलब क्या होता है, समान, है ना। तो यहाँ पर जो मतलब एनालॉग जो टेक्नोलॉजी है इस तथ्य से ज्ञात होती है कि ये जो संकेत हैं मूल जानकारी के अनुरूप या समान होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें यह आपकी कैसे संबंधित होती हैं, फॉन्ट आधारित मीडिया मतलब संकेत, अक्षर, प्रिंट मीडिया जैसे कि पुस्तक, समाचार पत्र पत्रिका, प्रसारण मीडिया, है ना, कौन कौन सी मीडिया हो सकती हैं, रेडियो, टीवी, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, रिकॉर्ड, ऑडियो कैसेट, है ना, ये सारी। तो ये चीज़ें आपकी इससे संबंधित होती हैं। और एनालॉग मीडिया की बात कर ली हमने। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन सा होता है, तो इसको आपको पता है मॉडेम होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, यह आपका ICT से संबंधित करके भी पूछा जा रहा है। एनालॉग और डिजिटल के बारे में आप वहाँ पे भी पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस के बारे में बात हो रही है। तो अब इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं कि ऑडियंस की बात एनालॉग मीडिया से संबंधित है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज होगा और हेट्रोजेनस होगा, एनोनिमस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित होती हैं, है ना। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये वाला C, D और E। एनालॉग जो मीडिया होती है मतलब फॉन्ट आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज़ ऑफ एनालॉग टेक्नोलॉजी स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब ऑडियो कैसेट के रूप में, फिल्म रील, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपकी एनालॉग माध्यम पर में एनालॉग मीडिया के पे आधारित होती हैं और जो कि लार्ज होंगी, है ना। श्रोतागण के मामले में मतलब लार्ज संख्या में, हेट्रोजेनस हो सकते हैं, उसमें कई तरह के लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही ग्रुप को टारगेट में रख के कर सकते हैं। एनोनिमस, अनाम, है ना, यहाँ पर भी कोई वर्ग विशेष की बात नहीं की जा रही है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई आपकी एनालॉग और डिजिटल से संबंधित सवाल काफ़ी पूछे गए थे। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किन कौशलों को among the following skills considered as soft skills which are, किन कौशलों को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। अब सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं ये पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि डिसीजन मेकिंग है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लीडरशिप। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट स्किल होती क्या है। तो सॉफ्ट स्किल की बात करें तो ये
पर्सनैलिटी ट्रेट या हैबिट के आधार पे क्लासिफाई की जाती है। ठीक है, मतलब आपके जो पर्सनल गुण होते हैं, पर्सनल ट्रेट होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं, है ना, ट्रेट्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, साइको के बच्चों ने पढ़ा होगा, जो एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ट्रेट की बात हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटी ट्रेट और हैबिट के आधार पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। आप अपने रिज्यूमे में भी लिखते हैं ना डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, जैसे कि जब आप अपना परिचय वहाँ पे लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, टीम वर्क है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, क्रिएटिविटी है, सीखने की इच्छा रखता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। ये सॉफ्ट स्किल होती हैं जो आप अपने बिहेवियर के आधार पर बताते हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्किल आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे काम करते हैं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, मतलब ये जो है आपकी किस तरह से आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात होती है। ठीक है, आपस में किस तरह से आप बात कर रहे हो, कैसे बिहेव करोगे, तो इसके आधार पर यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग, है ना, या आपका ओन डिसीजन हो सकता है, किस तरह का होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी किस तरह की होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतभेद समाधान, आपके सामने कोई ऐसा जो है परिस्थिति आती है जिसमें आपको डिसीजन लेना है तो वहाँ पे आपको मतभेद का समाधान करना होगा, लीडरशिप, है ना, ये सारी आपकी ओन है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आपकी खुद की नहीं है, उसमें आपका एक अकेले का कोई विचार मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन जहाँ पे है उनको हटा दीजिए, बाकी आपका ये जो हो जाएगा ए, सी, डी और ई है। तो इस तरह से सवाल आपसे अब पूछे जा रहे हैं कि कौन सी स्किल है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अब देख रहे हैं कि आप किस तरह से सवाल बन रहे हैं, ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी ऐसे। द मेन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया आर, जनसंचार माध्यम के मुख्य कार्य क्या हैं। तो एक तो होता है आपका मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के बारे में आपने पढ़ा है, कई तरह के कम्युनिकेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, मैंने भी आपको पूरा एक डिटेल वीडियो दिया है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं कि इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या है, इंटरपर्सनल क्या है, और पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है, फिर मास कम्युनिकेशन क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। तो मास कम्युनिकेशन मतलब एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ, मतलब लार्ज ग्रुप में वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वन वे क्यों, क्योंकि एक बड़े समूह मतलब जन समूह के बारे में बात हम कर रहे हैं, जन समूह के साथ संचार कर रहे हैं, तो वहाँ से हमको वन वे कम्युनिकेशन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे तुरंत हमको रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, हर इतने बड़े ग्रुप के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी नेता मोदी जी बोलते हैं एक मंच पे आके, तो बहुत सारी पब्लिक को वो संबोधित कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हर एक का ओपिनियन जानना मुश्किल होता है, तुरंत सबका फीडबैक नहीं मिल सकता है ना। तो ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन होता है, और संचार की प्रक्रिया विशाल जनसमूह के साथ होती है ना, तो इसीलिए ये वन वे हो जाता है और यहाँ से फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, एक साथ संबोधित करना सबको आसान होता है। ठीक है, और मास मीडिया की बात करें तो मास कम्युनिकेशन हो गया। मास मीडिया जन संचार के साधन, वो संचार साधन जो जन माध्यम को मतलब जन साधारण को किसी विषय में सूचित करने के लिए प्रयोग की जाते हैं। ठीक है, अब इतने बड़े हमको ग्रुप को अगर किसी सूचना को देना है तो हम किसी एक मीडियम को चुनेंगे, कोई एक ऐसा साधन, जैसे कि कोई पुस्तक हो, अखबार हो, मैगजीन हो। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाशित संचार साधन है ना। और आपके इसके अलावा भी कौन कौन से होते हैं, रेडियो होता है, टेलीविज़न है, फिल्म, ठीक, इंटरनेट के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें जो आपके ट्विटर पे है ना, ये सारी चीज़ें आपके इससे संबंधित हो गई कि हम डिजिटल मोड को यूज़ करके कैसे कर रहे हैं। तो ये आपके मास मीडिया के जो है मीडियम्स होते हैं, किस तरह से आप इतने बड़े पब्लिक मतलब इतने बड़े मास को कैसे जो है हम सूचना पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, तो जनसंचार माध्यम के मुख्य कार्य क्या हैं, अब इसके आधार पे आप चीज़ें बता सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम मास मीडिया की इम्पोर्टेंस को जाने तो क्या है कि एक तो परमानेंट लर्निंग है, स्थापना मतलब इसकी जो अगर हम बात करें कि किस स्थान से किस समय से, तो ये सबका यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, स्थान और समय से परे होती है। कम्युनिकेशन लार्ज ग्रुप में हो सकता है, फॉर्मल एजुकेशन दी सकती है, जैसे कि डिजिटल मोड पे आपने पढ़ा, स्वयं प्रभा के बारे में आप पढ़ते ही हो, है ना, कि काफ़ी सारी जो है यहाँ पर सुविधाएं दी जा सकती हैं स्वयं प्रभा के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से जनसंचार माध्यम के मुख्य कार्य, इसके आधार पे आप कैसे बताओगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं। मेक ए सोसाइटी स्टैटिक, समाज को स्थिर बनाना नहीं,
इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है ना, और एंटरटेन करना भी है। उसके बाद एक नया वर्ड आ रहा है परसुएड। परसुएड अनुनय करना, ये क्या चीज़ होती है? परसुएड मतलब समझा बुझाकर किसी को काम के लिए राजी करना, ठीक है, मतलब उसको अपनी तरह से अपनी बात मनवा लेना, तो ये होता है परसुएड, है ना। तो ये चीज़ें आपकी किस में होगी? ये मास मीडिया के फंक्शंस में आती हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी बी, सी और डी, ई, है ना, ये इसका काम है। अब ये आपको चीज़ें ऐसे नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, है ना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें। देखने वालों के कंपैरिजन में लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक कर दिया करिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है, जिसमें कि आपको एनालॉग और डिजिटल की बात की गई है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप जनसंचार माध्यम के उपभोग में वृद्धि हुई है ना, कंजम्पशन की बात कह रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप जो है यहाँ पे मीडिया कंजम्पशन यहाँ पर वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनालॉग मीडिया आर सुपीरियर इन क्वालिटी बट डू नॉट हैव पॉपुलर डिमांड। तो ये चीज़ जो क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है ना। मतलब जो एनालॉग है, सहकर्मी सहधर्मी इसको कह रहा है, मतलब एनालॉग मतलब समानता के आधार पे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिजिटल के मतलब यहाँ पर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि एनालॉग जनसंचार माध्यम की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होती है, किंतु इसकी अधिक मांग नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नल की तुलना में क्या होता है, एनालॉग की क्वालिटी लो होती है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो पहला ट्रू है बट सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। अब उसके बाद देखिए फीडबैक इज इमीडिएट इन किस कम्युनिकेशन में दिया जाता है? संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। तो किस में दे सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए टॉप डाउन या ब्रॉडकास्ट या प्रिंट, ये सारी चीज़ें तो आपकी अलग हैं। किस में दिया जा सकता है? फेस टू फेस। फेस टू फेस कौन सा कम्युनिकेशन होता है? तो यहाँ पे देखिए फेस टू फेस या इसी को डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक इमीडिएटली दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण ये किससे संबंधित होगा? ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपको कभी फेस टू फेस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसे दिया जाए तो ये मतलब रिलेटेड टू वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप आमने सामने होते हो, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है, तुरंत फीडबैक देता है, क्विक फीडबैक, है ना, इमीडिएट एंड क्विक फीडबैक। और यहाँ पर मौखिक संचार में किसी प्रकार के संचार के दौरान बोले गए शब्द प्रत्यक्षता में शामिल होते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स आर इन्वॉल्व इन डायरेक्टनेस। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर शब्दों के माध्यम से विस्तार या जानकारी व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में। मतलब जो मौखिक संचार है आपके किसके, शब्दों के माध्यम से वर्बली बोल के ही किया जाएगा, तो ये फेस टू फेस होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसी में फीडबैक तुरंत दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया। एनालॉग और डिजिटल से सवाल काफ़ी पूछे गए, हर शिफ्ट के अलग अलग सवाल हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें एडवांटेज की बात कह रहा है कि डिजिटल मीडिया के एडवांटेज क्या क्या हैं। इसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन इज अवॉइडेड, क्या नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं होता है। और दूसरा है तो यहाँ पर देखिए पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, लोग जो है मीडिया विषय वस्तु सृजित और वितरित कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, ठीक। उसके बाद द एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन रियल टाइम, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्या है, रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आर लेस एक्सपेंसिव। देखिए क्या होता है जब हम किताबों के या कोई भी आप चीज़ें छपवाते हैं, है ना, जैसे कि प्रिंटिंग मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक्सपेंस तो बढ़ ही जाता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इसका लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज़ नो इम्पॉर्टेंस, तो ये इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसके लाभ की बात कह रहा है ना, तो लाभ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो इसमें बी ऑप्शन है कि यहाँ पर अपना कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर रियल टाइम में डिलीवर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित होती हैं, है ना। इतने क्वेश्चन आपने देखे तो वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द विजुअल डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप देखिए वर्बल नॉन वर्बल के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के विजुअल डायमेंशन क्या है, मतलब वर्बल नॉन वर्बल आपने पढ़ा, अभी इसके पहले भी हमने वर्बल की बात की जिसमें डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब वही चीज़ें थी। अब यहाँ नॉन वर्बल की बात कर रहा है जिसमें कि विजुअल डायमेंशन, जो कि दिखाई देने वाली है ना, दृश्यात्मक आयाम, जो दिखाई देने वाले डायमेंशंस हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, है ना। तो अब आपको खुद जवाब देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इनके, ठीक है, क्योंकि अब आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे ताकि जो कम्युनिकेशन के सवाल लोगों के गलत हो जाते हैं। कई बच्चों ने कमेंट किया कि कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, टर्म समझ में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल समझ में आएंगे, आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप सारे PYQs हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आपको बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है और जो मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया है ना। तो इसको आप बताइए, मैंने आपको बता दिया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके विजुअल डायमेंशन की बात कह रहा है, जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना। वर्बल की बात नहीं कह रहा है, नॉन वर्बल को ध्यान में रख के देना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसके जो है आंसर जो है आप आंसर नंबर 8 डाल के और इसके ऑप्शन आप लिख के दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के जो है सीरीज़ के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन की सीरीज़ हम क्वेश्चन के साथ ही जो है PYQs के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे और तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।